why our country India has got an upper hand on China in the recent conflict. आज हम ये समझेंगे कि हमारे देश का पल्ला क्यों भारी है ये recent India China के conflict में. Good evening to all. A warm welcome to YouTube channel Amrin's Vlog. मैं आमरिन सुल्ताना आज एक सीनियर राइटर से ये अंडरस्टैंड करूंगी इन अ वेरी इलाबोरेट वे दैट व्हाई चाइना विल नॉट बी एबल टू विन विद आवर कंट्री. सो बिफोर वेलकमिंग द renowned writer, let me just give you a small introduction. He is a writer who has got 178 e-publications till date, which is both in Assamese and English, जिसमें से 10 का प्रिंटेड वर्जन अभी मार्केट में अवेलेबल है. मैं उनके e-publications के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. So whenever you feel like you can download it and you can read it from there. So let's welcome him and we will try to understand this topic in an informal way. Sir, please come. Good evening, sir. Good evening, Amrin. How are you? Good, sir. How are you? Oh, fine. Please sit down. Yes, sir. So you want to know कि कैसे इंडिया का पालना भारी है. Exactly. ये है नहीं कि के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, हम भी नहीं चाहते हैं. कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कोई भी देश के लिए अच्छा नहीं है. लेकिन अगर हम लोग ये सोच लेते हैं कि दोनों देश का अगर मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, Okay. तो क्या होगा? हम लोग नहीं चाहते कि कोई लड़ाई हो, क्योंकि हम लोग अमन चाहते हैं इंडियन पीपल. लेकिन अगर हमारे ऊपर ठोक दिया लड़ाई, तो हम लोग को करना पड़ेगा. तो That is very true that we Indians never fight affrontly. ये तो काफी Yeah. सच है ना सर. हम कभी affrontly लड़ाई नहीं करते हैं. If we look at the history also, we will find that in 99% of the cases we have never attacked in the beginning. yes, any of the country, but we know how to defend. Now ये बात हो रहा है कि हमारा सैनिक क्षमता आज क्या है और vis-a-vis चाइना का कितना है. Apparently सभी बोलते हैं कि चाइना के पास बहुत है. Yes sir. आर्म्स एंड एमुनिशन है, उन लोगों का आर्मी बहुत बड़ा है. लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है. मैं तुमको एक बात बताता हूँ. अभी मैं एग्जैक्टली मैंने लिख के रखा हूँ तुम्हारा संतुष्टि के लिए. So sweet of Yeah. you. This देखो is ऐसा what है. we can expect. Sorry to interrupt, sir. This Yes. is what we can expect from a renowned writer. हम तो देखिए बहुत ही कम टाइम में हमें समझने की आदत है. But if we talk to a senior, at least we can have a very elaborate way to understand something. आज का तारीख में जो PLA, उन लोगों का जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना का, तो उन लोगों के पास जो टोटल आर्मी है वो है 20,35,000. 20,35,000. ये है रेगुलर आर्मी और अनदर 5,10,000 है इरेगुलर आर्मी बोलिए या रिजर्व आर्मी बोलिए उन लोगों के पास. ठीक है. और एक ये होता है इंडियन आर्मी कितना है. ऑब्वियसली ये बात आ जाता है. हमारा भी आर्मी कितना है? 12,37,000 आर्मी है. Here we will understand from this sir that what is regular army and what is irregular army of China. Sir, in India also do we have anything like this? यस यस रिजर्व आर्मी हमारा भी है. Okay. वो मैं फिगर भी बता देता हूँ. 9,60,000 हमारा भी रिजर्व आर्मी है. इसलिए चिंता का कोई भी श्रेय नहीं है इसमें. ठीक है. Yes, sir. और उसके बाद ये तो आर्मी का बात बोल रहा हूँ. इन लोगों का जो 20,35,000 के बारे में बोल रहा हूँ, उन लोगों का 5 विंग है. आर्मी, नेवी, एयर, रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक फोर्स. 5 उन लोगों का पास 5 है विंग. ये सब मिला के ये फिगर है. और मैंने जो फिगर किया कहा आर्मी का सिर्फ बोल रहा हूँ. अभी हमारा नेवी का अलग से है. नेवी का है हमारा 67,000 प्लस. उसके बाद एयरफोर्स का अनदर है ऑलमोस्ट 1,40,000. अनदर 1,40,000 रिजर्व है जो हम लोग जब भी बुलाएंगे वो आके लड़ सकते हैं. That means not only China has got reserve army, we Indians have also got reserve army. उसके अलावा इंडिया के पास जो है पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें आपका ITBP आता है, BSF आता है, असम राइफल्स आते हैं. ये अगर देखा जाता है वो भी हम लोग के पास 14 लाख है. 14 lakhs. यस. 14 लाख के करीब. तो इसलिए हम लोग डरने का तो कोई मतलब ही नहीं है. 1 to 1 अगर लड़ाई होगा भी तो ये है आर्मी पोजीशन. उसके बाद एक लड़ाई में 2 चीज होता है. आर्म्स एंड एमुनिशन. Arms and ammunition. आर्मी हो गया ह्यूमन रिसोर्सेस. उसके साथ कोई हथियार भी चाहिए, एरोप्लेन चाहिए. Definitely. तो उसमें क्या स्थिति है हमारा वो भी देखना है. तो उसको अगर देखेगा तो हमारा पास उन लोगों से थोड़ा कम है एयरफोर्स में और थोड़ा नेवी में. बाकी में बराबर है.
लेकिन राफेल आने के बाद शायद उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग के पास भी काफी आधुनिक हथियार एरोप्लेन हो जाएगा, तो इसलिए उसमें भी कोई हम लोग को घबराने वाला कोई बात ऐसा नहीं है। दूसरा और एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग बात होता है लड़ाई में, लड़ाई केवल हथियार से नहीं लड़ाया जाता है, ये आपका हौसला कितना है, लड़ने का जज्बा कितना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वो देखिएगा, इंडियन आर्मी हमेशा लड़ते रहते हैं और इंडियन आर्मी के पीछे पूरा इंडिया खड़ा रहता है। That's true. Wherever we go, if we see anyone in an uniform, definitely we immediately or you can say we grow respect towards Yes. them. एक आप अंदर से ही उनके लिए मतलब रेस्पेक्ट आ जाता है। दूसरा बात, जैसे मान लीजिए कोई लड़ाई में डेफिनेटली उधर से भी कोई आदमी मरेगा, हमारा भी कुछ आदमी मरेगा, दोनों तरफ से मरते हैं। हमारा मरने से क्या होता है, शहीद होता है और उसको हम लोग इज्जत देते हैं। उसका बाल बच्चा का जितना प्रॉब्लम आएगा आगे जाके, वो सारा हम लोग का होता है। लेकिन चाइना का वो नहीं है। चाइना का अगर मर गया, अभी देखिए गलवान मेले में हमारा 22 सिपाही मर गया, ऑफिसर मर गया, तो उन लोगों को क्या इज्जत मिला और चाइनीज का पीएलए वाला को क्या मिला? उन लोगों का आपस में ही उन लोगों का दिमाग में आया है कि हम लोग को तो कोई इज्जत मिलता नहीं है, तो उन लोगों ने इतना जोश देकर लड़ेगा देश के लिए, ये एक बहुत बड़ा बात है। और उन लोगों का तो प्रेजेंट जो रिजाइन है वो डिक्टेटोरियल टाइप का है कि लड़ो जाके, और हमारा क्या था, हम लड़ेंगे देश के लिए। देयर आर टू डिफरेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी लड़ाई अपने लिए लड़ना और किसी ने पैसा दिया है इसलिए लड़ना, दो डिफरेंस चीज होता है। उन लोगों का वो वाला स्थिति नहीं है कि हम लोग देश के लिए लड़ेंगे। इज इट ट्रू? बिकॉज ये चीज तो हमें पता नहीं था। अब तक मुझे भी यही लगता था कि जैसे हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, स्पेशली दोज हु आर इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो भी डिफेंस में है। आज ये समझ में आया है कि चाइनीज आर्मी कह लीजिए वो देशभक्त नहीं है। सेकेंड वी यूज दिस टर्म। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि देशभक्त नहीं होगा सब आर्मी, ये भी बात नहीं कर रहा। लेकिन मैंने एक बात बोलता हूँ कि जैसे हमारा पब्लिक से खड़ा होता है हर आर्मी के साथ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 1962 में हम लोग का कुछ हथियार नहीं था, फिर भी हम लोग डच से मुकाबला किया था उन लोगों के साथ। और उस टाइम में कैन यू बिलीव, गरीब से गरीब आदमी के भी सोने का जो ये होते हैं कंगन वगैरह था, वो दिया था आर्मी को ये करने के लिए। स्वेटर बुन बुन के दिया था हर आदमी के लिए। उस टाइम में स्वेटर पहनने के लिए नहीं था वो इतना ऊपर जाके लड़ने का। आज वो स्थिति नहीं है। आज हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, और हम लोग को अगर कुछ देना है हम लोग देने के लिए तैयार है। सेम थिंग कैन नॉट बी सेड अबाउट द चाइनीज आर्मी। So that makes the difference between us and them. So far army is concerned. उसके बाद क्या है, हमारा आदमी एक आर्मी के साथ वो 130 करोड़ आदमी जापान की तरफ खड़ा है, जो चाइना के साथ शायद नहीं है। शायद नहीं है, क्योंकि उसका कारण क्या है, क्योंकि वो दे आर ऑलरेडी ऑपरेस्ट, दे आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री। रूलर इज डिफरेंट, पब्लिक इज डिफरेंट। हमारा वो नहीं है। जहाँ तक लड़ाई का सवाल आता है, हम हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा होते हैं, आर्मी के साथ। That's very true. That's very true. We always support our army men. उसके बाद और एक चीज है, चाइना का जो माइनस पॉइंट होते हैं, उन लोगों का जो बाउंड्री है बहुत काफी बड़ा है, और उसमें 18 कंट्री है, छोटा मोटा मिलके, और 3 साल को छोड़ के सबके साथ लड़ाई है उनका। सर चाइना क्या सबके साथ ही लड़ाई करता है? ऑलमोस्ट एक पाकिस्तान है उन लोगों का पॉकेट में, और बाकी तो कोई दिखाई नहीं देता। और आजकल नेपाल थोड़ा बहुत है, झुकाव है, लेकिन वो भी इंडियन आर्मी में बहुत गुरखा लोग हैं जो हमें ही सपोर्ट करेगा, तो इसलिए वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आई डोंट थिंक कि नेपाल उन लोगों के साथ है। पाकिस्तान और ये चाइना, ये दोनों फ्रेंड है, तो इसलिए हम लोग दोनों को देख रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी जितना इंडिया का जो बॉर्डर में करते हैं, सबके साथ हमारा दोस्ती है, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो ये तो है एक बात। दूसरा बात, उन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? क्या सर? उन लोगों का इकोनॉमिक प्रॉब्लम साथ साथ आया है उभर के। उन लोगों ने कोविड के कारण किया हुआ, सबके साथ मोर और लेस इकोनॉमिक एक ब्लॉकेज जैसा हो गया। कोविड को हम कैसे भूल सकते हैं? कोई भी इकोनॉमिक इसमें देखो, उसमें क्या होता है, जीडीपी बढ़ गया। हम लोग बोलते हैं जीडीपी बढ़ गया तो बहुत अच्छा है। यस, हाँ सर, ये एक कॉन्सेप्ट है ना कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर बढ़ जाता है तो हमारी इकोनॉमिक लेवल भी ऊपर चला जाता है। लेकिन उसमें दो फैक्टर, एक जीडीपी बढ़ने के बाद भी आम आदमी का हालत ठीक भी नहीं भी हो सकता। क्यों मैं बोल रहा हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टिकटॉक चल रहा है, वहाँ पे कितना आदमी एम्प्लॉयड होता है? बहुत कम आदमी ये होता है टिकटॉक, लेकिन वहाँ पे इनकम ज्यादा होता है, तो दैट विल अफेक्ट द जीडीपी।
लेकिन कहाँ पे एम्प्लॉय ज्यादा होता है, एक तो एग्रीकल्चर और एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अभी चाइना के बात आता हूँ, तुमको मैं बोलने के लिए खूब मौका ही नहीं दे रहा हूँ लगता है। So it's okay because I have lots of questions. You can Like economy, that means economy है. चाइना का बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा प्लेस है, वहाँ पे काफी लोग एम्प्लॉय भी है। अब सवाल ये होता है, तुमने कोविड के कारण सारा बंद करवा दिया, जितना आने के लिए रास्ता है। मान लो देयर आर टू थिंग्स, देखो तुम्हारे पास 10 रुपया है, 10 रुपया नहीं 10,000 रुपया है, ठीक है, 10,000 रुपया है, तो तुम्हारा एक फैमिली है, ऑब्वियसली मेरा भी एक फैमिली होता है। जो फैमिली है, मैं क्या सोचूंगा कि मेरा पास जो पैसा है मैं चावल दाल खरीदूंगा कि ताकि मैं भूखा ना मरूं। डेफिनेटली। तो उस टाइम में मैं कोई ये नहीं खरीदूंगा, खिलौना तो खरीदेगा नहीं। सर इनफैक्ट हमने अभी डाउन में भी मोर देन शॉपिंग, कुछ भी हमने शॉपिंग की तो दैट इज बेसिकली फॉर आवर फूड। यस, बेसिकली फॉर दी बेयर मिनिमम जो आपका रिक्वायरमेंट होता है वही खरीदते हैं आदमी। आप कभी खिलौना नहीं खरीदेंगे, एक पेयर जूता है दूसरा तब खरीदोगे जब बहुत इकोनॉमी इज गुड। नहीं तो आदमी जूता दो नहीं खरीदेगा, लेकिन चावल जितना चाहिए वो खरीदेगा, क्योंकि भूखा कोई नहीं मरना। लेकिन मान लो मैं उस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, किस इंडस्ट्री में, जिसमें खिलौना आपको टॉय इंडस्ट्री, टॉय इंडस्ट्री मान लो, तो मेरे लिए तो टॉय बेचना बहुत जरूरी है। दुकान बंद हो जाएगा मेरा। ये तो सच है। सर इज इट ट्रू दैट चाइना ने वर्ल्ड का इनफैक्ट 2% पूरे वर्ल्ड का टॉय इंडस्ट्री को रिप में लेके रखा है? तो उसमें क्या आता है, जैसे मान लो टॉय इंडस्ट्री में जो काम कर रहा है तो बनाने के बाद कोई भी फैक्ट्री का एक जगह में जमा करता है, उसका मान लो 100 यूनिट जमा करने का कैपेसिटी है। ज्यादा से ज्यादा तुम 200 यूनिट करोगे बाहर इधर उधर रख के, उसके बाद क्या करोगे, तो फैक्ट्री बंद कर नो, सेल बंद है। ओके, अभी तो सेल बंद है चाइनीज प्रोडक्ट, तो क्या करोगे, वो फैक्ट्री को बंद करोगे। ओके, जैसे ही बंद करोगे उस बंदे का क्या होगा, सो जो वर्कर है उस फैक्ट्री यस, उसका बंद हो जाएगा। अगर कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लगाओगे, आज का तारीख में चाइना में जो तुम्हारा बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वहाँ पे जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी है 8 करोड़ आदमी आज अनएम्प्लॉयड है। अगर 8 करोड़ आदमी अनएम्प्लॉयड है, अगर एक बच्चा दो मतलब मियाँ बीवी 3 भी लगा दो तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 3 तो 24 करोड़ गया। जिसका जो जमा है उसी पैसा से उसको चलना है। देन वो भी खाने के अलावा कोई खरीदेगा नहीं। अगर मैं खिलौना इंडस्ट्री में भी काम करूंगा, मैं खिलौना खरीदूंगा नहीं, तब मैं अपने पेट के लिए चिंता करूंगा, बेसिक नीड्स के बारे में, तो whether he is a Chinese or anyone of any country। तो उसमें क्या होता है, उन लोग कॉर्पोरेट इकोनॉमी खराब हो रहा है। उसके बाद और एक भगवान ने उन लोगों को दे दिया इस टाइम में, वो है बाढ़, फ्लड। यस, फ्लड चाइना में भी है। अरे बहुत ज्यादा, वहाँ पे तो हालत बहुत खराब है। जो यूहान शहर है वो तो कंप्लीट पानी के अंदर है अभी, मतलब जो उन लोगों का स्टेट है। हो सकता है मेन टाउन में घुसा नहीं हो, लेकिन बाकी तो पूरा ये स्टेट पानी के नीचे। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, चाइना का 94,000 जो छोटा छोटा डैम है, डैम्स है, 94,000 डैम्स इन चाइना, वो एक्सपायर हो गया। मतलब उसका एक्चुअली उन लोगों का 50 ईयर्स के लिए होता है, जैसे मान लो, तो वो एक्सपायर हो चुका है, कभी भी वो टूट सकता है, ये हालत है। तो लोग हालत खराब है चाइना का, तो दे कैन नॉट अफोर्ड ए फाइट विद एनीबॉडी, इवन विद इंडिया। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री। सर तो ये बॉर्डर में आके ये थोड़ा वो क्या कर नाटक सकते किया हैं? था, ये लाइटर वेन में कह रहा हूँ, इट इज नॉट फॉर ए स्पेसिफिक। जैसे कोई मोहल्ला में गुंडा आता है तो किसी को भी थप्पड़ मार के चला जाता है, लेकिन कभी क्या होता है, जो शांत है लेकिन उसका ताकतवर है, वो उल्टा थप्पड़ लगा दिया तो वो ठंडा हो जाता है। तो चाइना का भी वही है, दादागिरी, बुलिंग टेक्टिक्स होता है, सबको धमकाता है। छोटा छोटा कंट्री है, जैसे 18 कंट्रीज है, उनमें से बड़ा कंट्री ओनली इंडिया है, राष्ट्रीय पावरफुल कंट्री है। बाकी जो वियतनाम वगैरह, उन लोगों के साथ एक्चुअली दे आर नॉट हैविंग सो बिग आर्मी, तो उन लोगों के साथ ऐसा लड़ाई करना मुश्किल होता है, तो इसलिए उसका दादागिरी चलता है। कभी कभी बोलता है कि एक आदमी अगर लड़ेगा तो ये होगा, लेकिन सभी इकट्ठा हो जाता तो उन लोगों का भी प्रॉब्लम होता है। तो चाइना के अगेंस्ट गैंग ऑफ हो जाएगा अगर जरूरत पड़ेगा आपकी छोटा छोटा कंट्री में। इसका एक और एक प्रॉब्लम है, एक स्ट्रेट है, नाम सुना होगा, जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मिलाता है, मलाक्का स्ट्रेट। यस, यू आर राइट।
यू आर वेरी राइट। उसका खूबी क्या है पता है? वहाँ पे चाइना का जितना कार्गो आता है या चाइना के लिए जो कार्गो आता है वो ज्यादातर उसी स्ट्रीट से आता है। That means if anything comes to China or if anything goes out from China via sea route, that means they have to That is the shortest route. Shortest sea route. That means they have to cross through Indian Ocean. इंडियन ओशन, और वो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार के पास, जो इंडिया बड़ी आराम से सोख कर सकता है उसको। या ये कह सकते हो कि नेवी उन लोगों का भी स्ट्रॉन्ग है, हमारा भी लड़ाई होगा तो क्या होगा। That's true. लेकिन उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट भी है, जापानीज इंटरेस्ट भी है। सबके साथ इन लोगों ने लड़ाई करके वो रास्ता कभी भी बंद करा सकते हैं। अमेरिका और जापान तो उनसे काफी खफा है। आई मीन टू से चाइना से। चाइना अगर वहां से वो रूट नहीं लेके घूम के जाना पड़ता है, एक साल में उन लोगों का नुकसान कितना होगा पता है? मतलब सर आप कहना ये चाहते हैं कि अगर वो मलाक्का स्ट्रेट से नहीं गए, जो कि अंडमान और निकोबार, वो मतलब सोक कर दिया, बंद कर दिया, अगर इंडिया ने अलाउ नहीं किया, मतलब विच इज द शॉर्टेस्ट सी रूट, तो उनको लॉस होगा। लॉस होगा, ऑब्वियसली घूम के जाना पड़ेगा। जैसे अगर हम डायरेक्टली ऐसे खा सकते हैं, लाइक पूरा तो हर ईयर उन लोगों को कम से कम तो लॉस होगा, कम से कम $64 बिलियन ईयरली। $64 बिलियन ईयरली लॉस if they take another route, another long sea route. So they cannot afford that also. So I guess at present no country can afford that much Yes. of loss Yes. per year, and that to bare minimum. Bare minimum, that is bare minimum। जो हेजिमोनी होता है कि मैं हम लोग सी को कंट्रोल करेगा, वो ऑटोमेटिकली खत्म होता है। एंड उसका खूबी क्या है पता है? उसका बहुत शैलो वाटर है कि वहाँ पे डूबने का चांसेस बहुत कम होता है। विथ एक पर्टिकुलर एरिया में विथ ओनली 2.8 किलोमीटर। If I am wrong, let me see. Okay, Because sir. I always keep something record writing. Whatever sir and me are discussing, whatever sir is saying, it has been gathered all from authentic sources. Yes, तो ये होता है only 25 meters तक, इतना कम है। 25 meters only. Some of the places, ठीक है? Okay, sir. और जो narrowest part होता है only 2.8 किलोमीटर। अब कुछ रख के ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर सकते हैं। We can easily block the that route. क्योंकि उसमें एक्चुअली इंटरेस्ट जो है सभी कंट्री का है, इंडोनेशिया का है, थाईलैंड का है, उसके बाद फिलीपींस का है, सबका इंटरेस्ट है वहाँ पे। और सबके साथ इन लोगों ने लड़ाई की, ये हमारा है वो हमारा है, सबको वो चाहिए। कहते हैं कि सबके साथ इकट्ठा लड़ाई नहीं करना चाहिए। इन द प्रोसेस से एनिमी बहुत बने हैं, Enemies ज्यादा। बहुत ज्यादा हो गया। और इंडिया का प्लस पॉइंट क्या है? एक लड़ाई का बात कर रहा हूँ। लड़ाई में क्या होता है, तुम दूर से बूम दे सकते हो, नेवी कुछ कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली जो कब्जा करते हैं ना, कोई भी दुनिया में जितना तुम लड़ाई देखोगे, अल्टीमेटली आर्मी जाके कब्जा करता है। एयरफोर्स और नेवी ऐसे जनरल भाषा में बोल रहा हूँ। किसी के बच्चे का दांत जब एक बार छील देते हैं ना, तोड़ना पड़ता है, तो पहला झटका में नहीं टूटता है, धीरे धीरे झटका हो रहा है। या आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स होते हैं वो पहला 2-3 झटका मारने का काम उसका होता है, लेकिन जब फाइनल पुल करता है ना, वो आर्मी को ही करना पड़ता है, क्योंकि आर्मी जाके ऑक्यूपाई करना पड़ता है। लाइकवाइज सर, जैसे हम अपना फ्लैग लगाते हैं ना सर, तो जमीन पे लगाओगे ना, जमीन पे लगाओगे ना, जमीन पे लगाएंगे। यस, जमीन पे लगाने के लिए आदमी जमीन क्या चाहिए ना, तो इंडिया के पास आदमी है, आर्मी बहुत बड़ा है। बाकी जितना कंट्री जैसे ताइवान सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन उनका आदमी कहाँ है? पॉपुलेशन वियतनाम का पॉपुलेशन ही कम। चाइना का शायद पॉलिसी, मैं जनरल बात बोल रहा हूँ, उन्होंने शायद ये सोचा होगा इंडिया को धमकाएंगे तो बाकी लोग ऐसे ही सीधा हो जाएंगे, लेकिन शायद उन लोगों ने अंडरस्टैंड किया इंडियन आर्मी। मतलब सब वो सिर्फ हमें डराने के लिए था, मतलब फाइट करने का हमको डराने के लिए नहीं, बाकी दुनिया को डराने के लिए। इट्स रियली स्ट्रेंज। कोई भी खेल में होते हैं, खेल हो, कोई भी ये होता है, जो सबसे पावरफुल है, नेक्स्ट टू पावरफुल, उसको पिक देने के बाद वो लगता है बाकी लोग को ऐसे ही ये हो जाता है, अपने आप ही बैक ऑफ कर जाएंगे। वो उन्होंने कहा था कि ऐसा होगा, लेकिन आजकल का जो राजनीति है या कूटनीति है, उसमें बोलता है कि जब जैसे जापान ने ओपनली कह रहे कि हम लोग को इंडिया के साथ है लड़ाई होगा। इस काफी कंट्रीज ने, मतलब इंडिया, फ्रांस ने ओपनली बोल दिया। फ्रांस का इंटरेस्ट ये भी हो सकता है क्योंकि हम लोग का सप्लायर है, फ्रांस बोला होगा। मैं तो इतना नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वो तो बड़े बड़े लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग तो छोटे आदमी है इस मामले में। अमेरिका का अपना इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली उस पर्टिकुलरली क्या बोला, मलाक्का में जापान का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। अमेरिका का ऑब्वियसली वो रूट लेके जाता है, ऑस्ट्रेलिया का उसका इंटरेस्ट होगा। There are many countries sir which takes that route.
Yes, many strong countries, many weak countries, many developed countries, and everybody will support India. क्योंकि अल्टीमेटली अगर भगवान ना करे लड़ाई हो गया तो असली फाइट तो इंडिया को ही देना है. That's true. We have to fight. If anything happens, It God is forbid it. imposed on us. If it is imposed. इंडिया कभी किसी को अटैक का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. हिस्ट्री में भी देखो कभी इंडिया ने कहीं बाहर जाके किसी को अटैक नहीं किया. हमेशा बाहर वालों ने ही आके इंडिया को अटैक किया. उन्हें हम लोग डिफेंड नहीं करता है. That's true. तो दिस इज द सिचुएशन. तो इसीलिए मैं सोचता हूँ चाइना को भी हम लोग के ऊपर भारी नहीं पड़ सकता है.